आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पादरीगंज की सरपंच और उसके पति ने हितग्राहियों की राशि अपने खाते में की ट्रांसफर। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि खाते से निकल जाने के सदमे में एक व्यक्ति की मौत। मामले को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत सीईओ ने कहा, एफआईआर दर्ज कर सरपंच पर होगा धारा 40 की कार्रवाई। ईपीएफ विलंब शुल्क मामले में तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ पर दर्ज होगी एफआईआर। परिषद को नगरपालिका अध्यक्ष ने कराया कार्रवाई के प्रति आश्वस्त। परिषद सम्मेलन में अहम प्रस्तावों पर हुआ विचार विमर्श, लिए गए अहम निर्णय। कांग्रेसियों ने जलाया नाथुराम गोडसे का पुतला। बिरसा क्षेत्र में एक वृद्ध की उसके दामाद और भांजे ने की हत्या, दोनों आरोपी फरार। 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा बजरंग दल सदस्यता अभियान। बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक ललित पारधी ने कहा कि राम मंदिर का मसला बातचीत से नहीं, संसद में कानून बनाने से होगा हल। और मुन्ना स्टेडियम में विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाई खेल प्रतिभा। अब समाचार विस्तार से। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पादरीगंज के सरपंच पति द्वारा सरपंच के साथ मिली भगत कर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते से राशि अपने खाते में ट्रांसफर किए जाने की मामला सामने आया है। सरपंच पति द्वारा ऐसा कई लोगों के साथ किया गया, जिससे सदमे में एक हितग्राही की मौत भी हो चुकी है। ऐसे मामले की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजूषा राय द्वारा शुक्रवार को इस पूरे मामले से संबंधित हितग्राहियों और सरपंच के बयान लिए गए। इस हितग्राहियों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो उनके खाते में आती थी, उसे सरपंच भक्ति ठाकुर के पति महेंद्र ठाकुर द्वारा अपने खाते में ले ली जाती थी। आपका संतुराबाई दुर्वे। आप कहाँ रहती हैं? पादरीगंज। पादरीगंज। अच्छा, कब पता चला आपको कि आपके भी पीएम आवास के पैसे निकाल लिए गए हैं करके? नहीं, हम गए थे वहाँ पैसा निकालने, फिर उन्हें बोलने लगे कि नहीं, मैं ट्रांसफ़र कर मेरे खाते में 30,000 करी थी सर। 40,000 पहले किस्त मिला था तो 30 करी, फिर उसके बाद में फिर 45,000 मिला तो 29,000 करी। बाकी पैसे मिस्त्री को दी और बाकी लेवरन को दी और बाकी की 4,500 के दरवाजे के लिए दी हुई। हाँ, तभी आपका मकान बना कि नहीं बना? बना है, सजट हो गया है, बाकी और दीवार 3 दीवार उठने का है और लेंटर होने का। अरे, किसने पैसा मांगा था आपसे? महंत ठाकुर ने। ये कौन है ये? महंत ठाकुर, सरपंच घर वाले। सरपंच के पति हैं ये? हाँ, पति है। अरे, कब की बात है ये? 5-6 महीना हो गया सर। 5-6 महीना हो गया। तो आज आप जा रही हो गया सर। अब क्या बोल रहा है सरपंच पति? न मरना। अब क्या बोल रहा है? वो तो बोल रहा था कि तुम्हारा मिस्त्री मिला, बुलाओ, मैं वैसे सब सामान बुला देता हूँ, ऐसा करके बोल रहा था। तो हमारे मिस्त्री काम धंधा में भिड़े हैं, गानी मिस्त्री है। मैं बोल रही हूँ कि पूरे सामान ला दो, लोहा गिट्टी सीमेंट सब चीज़ ला दो, जब फिर मैं मिस्त्री को बुलाऊंगी, इस करके बोली उसको। तो सामान अभी नहीं गिरा है। ऐसे ही मामले में एक हितग्राही खुशीपाल की मौत भी हो चुकी है। खुशीपाल की पत्नी नौसरबाई पगाड़े ने बताया कि उनके बैंक खाते से सरपंच द्वारा 40,000 रुपये निकाल लिए। खाते से पैसा निकल जाने के टेंशन में उसके पति की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? नौसरबाई। कहाँ से आए हैं? पादरीगंज से। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे आप? अब हमारा पैसा खाते का खा गया, कैसे आए थे? काय का पैसा था? गुडरू बैंक से। नहीं, गुडरू बैंक से था। किस लिए निकाला? मकान के लिए। मकान के लिए निकला था। मकान नहीं बना, संडास नहीं बने, कुछ नहीं बना सर। तो किसने निकाल लिया पैसा? सरपंच। तो आपको जानकारी नहीं थी क्या इसकी? कुछ नहीं दिया। अच्छा, क्यों निकाला उनने? हमारा बुढ़ा को निशा पानी करके निकाला, फटफटी से दे गए। हम सावन का महीना थे, घर में नहीं रहते थे, उसने निकाल के अपने खाता में डाल दिया। अभी आपका मकान बना है कि नहीं बना? नहीं बना दादा, नहीं बना। टकरा है मेरा। आज यहाँ का लिए आए हो आप? वो उसी के लिए आए। तो मैडम से मिले थे आप आज? हाँ। बड़ी मैडम से? हाँ। क्या बोली मैडम ने? मैडम ने कुछ नहीं बोली, वो आप करूँगी कहें, तू घबराना नहीं माताराम कहे, पैसा तेरा वापिस होगा। तुमको कोई पैसा नहीं मिला? नहीं। कितना पैसा? पंजी पैसा नहीं। नहीं, कितना पैसा निकला था? 40,000। ये बताइए, आपके पति अभी है कि नहीं है? नहीं होता। कैसे, क्या हुआ उनको? वही तो पैसे का टेंशन खाया, उससे तो मर गया, खत्म हो गया सावन के महीने। अच्छा, सावन के महीने में? वो सदमे की वजह से पूरा? एक पंजी पैसा हमको नहीं। किसने? सरपंच पति ने। इस मामले में सरपंच भक्ति ठाकुर ने कहा कि हितग्राहियों ने ही उनके पति से सामान लाने कहा था, इसीलिए
उनसे पैसा लिया गया। कहाँ की सरपंच है आप? पादरीगंज। बन रहे हैं कि नहीं बन जो रहे? पैसा दिया है उनको हमारा पति ने सामान बकायदा दिए, काम चालू है। रही बात जो एक दादा खत्म होगा उसका पैसा हम वापस करेंगे। अच्छा, उनको क्या अधिकार है कि किसी सुनो तो उनको क्या अधिकार है कि किसी हितग्राही को अपने साथ शराब पिलाकर ले जाना और बैंक से उनके खाते से पैसा निकालना? ये गलत बात है। हमने किसी वो महिला बोल रही है, महिला जो बोल रही है वो गलत बोल रही है। ना हमने किसी को शराब पिला के ले गए हैं। दादा ने ये बोल के गया था साथ में मेरे पति के कि मैं गरीब हूँ, बुढ़ा हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कहाँ से सामान लाऊँगा, कैसा करूँगा, तो आप सामान ला दो और आप मेरा मकान बनवा दो। वहीं ग्राम रोजगार सहायक सुमित्रा यादव ने भी बताया कि नौसरबाई के पति के खाते से सरपंच द्वारा 40,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। हमारी सुमित्रा यादव, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पादरी। क्या मामला है? ये माताराम क्यों आई है यहाँ? सर ये मतलब पीएम आवास में इनके पति के नाम से मकान स्वीकृत हुआ था, तो जिसमें उनके खाते में 40,000 रुपये डले। तो 40,000 रुपये मतलब सरपंच पति महेंद्र ठाकुर ने मतलब पैसे इनके वो मतलब जो पति हैं उनको लेके गए थे बुढ़े को, यानी इनके पति को ले जाके मतलब 40,000 रुपये उनके खाते पे ट्रांसफ़र करा लिए। और क्या कहते हैं फिर नोटिस मिली इनके पति को कि तुम मकान बनाओ। पता नहीं था कि यानी कि पैसे निकल गए, तो उस सदमे में उनकी मतलब डेथ हो गई इनके पति की। कब हुई? ये सावन के महीने में सर। क्या नाम है उनका हितग्राही? खुशहाल बुद्धू। तो अभी यहाँ क्या कार्रवाई हो रही जिला पंचायत में? सर अब यहाँ तो मतलब वो सरपंच के खिलाफ, सरपंच पति के खिलाफ और सरपंच उन्हीं के खिलाफ मतलब कार्रवाई हो रही है कि मतलब पूरे हितग्राहियों से पैसे ले लिए हैं करके। इस पूरे मामले में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजूषा राय ने कहा कि सरपंच के खिलाफ धारा 40 की कार्रवाई कर FIR दर्ज कराई जाएगी। पादरीगंज में जो वहाँ की सरपंच है उनके पति के द्वारा और सरपंच की भी मिली भगत से जो PMAY के हितग्राही हैं उनसे राशि अपने खाते में ट्रांसफ़र कराई जा रही है। जानकारियाँ जो मिली और जो कथन आए हितग्राहियों के उसके मुताबिक जो उनसे पैसा निकाला गया उसके बाद में कोई भी आवास उनके यहाँ या सामग्री या निर्माण कार्य उनके द्वारा नहीं किया गया। एक केस में तो जो हितग्राही था उसकी डेथ भी हो गई, उसकी पत्नी जो विधवा थी काफ़ी बुज़ुर्ग भी है, उसे भी उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाया आज दिनांक तक। उसके द्वारा भी इस आशय के कथन दिए गए हैं और ऐसे कई सारे हितग्राही हैं जिनके साथ ऐसा किया गया है। अभी हमने बैंक स्टेटमेंट भी बुलवाया है कि इन्होंने अपने निजी खाते में कितने PMAY के हितग्राहियों से पैसा ट्रांसफ़र कराया है और उस एवज में कोई सामग्री या निर्माण कार्य वहाँ होना नहीं पाया गया है। चूँकि ये गंभीर वित्तीय अनियमितता है, ऐसी स्थिति में सरपंच पादरीगंज के विरुद्ध धारा 40 की कार्रवाई भी की जाएगी और नियमानुसार उसमें जो यथासंभव FIR भी दर्ज की जाएगी। मतलब संभवतः कितने हितग्राहियों के साथ में लोगों ने धोखाधड़ी की है? वहाँ पे 39 हितग्राही जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से अभी 21 लोगों के ही आवास बनाए गए हैं। मतलब वहाँ पे काम चालू है, शेष के अभी नहीं है। तो अभी ये प्रकरण जांच में है। आज केस लगा हुआ था सुनवाई में और जो जांच प्रथम दृष्टया जो चीज़ें समक्ष में सामने आई उसके आधार पे ये चीज़ें। नगरपालिका के सभा कक्ष में शुक्रवार को नगरपालिका अध्यक्ष अनिल द्वारे की अध्यक्षता में परिषद की अहम बैठक आहूत की गई। इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से EPF राशि के विलंब शुल्क का मुद्दा छाया रहा, जिसको लेकर पार्षदों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। पार्षद शपथ खान ने कहा कि करीब 78 लाख की EPF राशि के विलंब शुल्क का भुगतान किस्तों में दिए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जबकि इस स्थिति के जिम्मेदार तत्कालिक CMO और कर्मचारी है जिन्होंने समय रहते EPF की राशि जमा नहीं की गई। वहीं पूर्व भारतीय मजदूर संघ द्वारा तत्कालीन CMO DS परियार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन नगरपालिका की ओर से उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्षद मनीष वर्मा ने कहा कि तत्कालीन नगरपालिका CMO श्री परिहार के कार्यकाल में EPF राशि का भुगतान हो जाता तो इस प्रकार के हालात नहीं होते। वहीं पार्षद
छविराम नागेश्वर ने भी इस मामले में तत्कालीन नगरपालिका कर्मचारियों को दोषी ठहराया। पार्षद सिद्धार्थ संडे ने कहा कि जो विलंब शुल्क राशि भुगतान के लिए निर्धारित की गई है वह शहर के विकास के लिए है। जिस परिषद के समय का, जिस सीएमओ के समय का, जिस अध्यक्ष के समय का यह प्रस्ताव था, पत्र हमको उसी वक्त प्राप्त हो गया था। अगर हम उस वक्त पहल करते तो शायद आज इतना बड़ा भार नगरपालिका के ऊपर नहीं आता। तो सबसे पहले परिषद निर्णय लेकर पीएम परिहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, उसके बाद आगे निर्णय लेना चाहिए। पार्षदों की प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष श्री द्वारे ने तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ डीएस परिहार सहित दोषी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने बात कहते हुए परिषद को आश्वस्त करवाया। और इसलिए ये हुआ कि इन्होंने केस वहाँ कमिश्नर की कोर्ट में चल रहा था, कमिश्नर की कायम चल रहा था, ईपीएफ कमिश्नर की कोर्ट में चल रहा था। तो अब उन्हें फैसला दे दिया। इसके पहले भी उन्हें 2 बार हमारे खाते को सील कर चुके हैं नगर उसी समय, पर उन लोगों ने पैसा क्यों नहीं पटाए ये मेरे समझ के परे है। पर अब ये गलती को हमको सुधारना है, ये परिषद को सुधारना है गलती को, क्योंकि उस समय का अकाउंटेंट और उस समय का सीएमओ ये दोनों से जवाबदारी उन पे बैठती है। बिल्कुल तहकीक होगा, उससे जो एफआईआर दर्ज करो और उनके ऊपर जवाबदारी निर्धारित करो। इसके अलावा पार्षद निधि 2 लाख रुपए निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें पार्षदों ने अपने सुझाव देते हुए राशि को 5 लाख रुपए किए जाने की बात कही। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष श्री द्वारे ने कहा कि पार्षद निधि व्यवस्था को बजट में शामिल किए जाने पर विचार किया गया है। बैठक में इसके अलावा नगर के विकास के अनेक प्रस्तावों पर चर्चा कर अहम निर्णय लिए गए। बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस सेवा दल के आह्वान पर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का पुतला दहन किया। इन कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में राष्ट्रपिता के हत्यारे को महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेसी ऐसी साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगे। देश के प्रथम आतंकवादी जिन्होंने हमारे परम पूज्य राष्ट्रपिता को निर्मम पूर्ण हत्या की गई, उस नाथूराम गोडसे का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं, उन लोगों द्वारा ग्वालियर में मंदिर की स्थापना की गई। वहां पर मंदिर की स्थापना करने का आयोजन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी बोलती है कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलना है, दूसरी ओर उसके हत्यारों का मंदिर बनाने और उनका प्रतिमा बनाने का आप लोग उन पर संरक्षण दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है उसके खिलाफ आज शहर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा नाथूराम गोडसे का पुतला दहन किया गया और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया उस पर देशद्रोह का केस लगाया जाए। 15 नवंबर 1949 देश का पहला आतंकवादी नाथूराम विनायकराव गोडसे, उसको प्रथम देश में आज़ादी के बाद पहले आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई।
विगत 3 वर्षों से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान में आई है, तब से कहीं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, कहीं उनकी जन्म जयंती मनाई जाने की बात की जा रही है, कहीं उनकी पुण्यतिथि मनाई जाने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे के जो कनेक्शन है सावरकर और साथ ही साथ संघ से होते हुए भाजपा तक भी जाते हैं। इनका कथनी और करनी देश के पहले आतंकवादी के साथ जिस तरीके से इनके संगठन का तालमेल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये प्रतिमा बना दे। एक तरफ गांधी जी के नाम पर स्वच्छ भारत की कल्पना की जा रही है, दूसरी तरफ गांधी जी की हत्या करने वाला देश का पहला आतंकवादी हिंदुस्तान की धरा पर वो पहला व्यक्ति जिसे आतंकवादी कहा गया और उसने इतनी निकृष्ट हरकत की, उसके बाद इनका इस तरीके से नाथूराम गोडसे की जयंती मनाना। यहाँ पर समस्त कांग्रेस द्वारा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और मध्य प्रदेश ग्वालियर में दौलतगंज में जो नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाई गई है, वहाँ के जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति दी है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है, और ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि हम अनभिज्ञ इन बातों से, क्योंकि एक तरफ महात्मा गांधी का नाम लेकर उनके पूज्य बताकर जितनी वोटों को बटोरना था, उतनी इन लोगों ने झूठ बोलना जो आज सामने दिख रहा है जनता के, भारत के इस जनता के सामने दिख रहा है, जिस देश में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूजा जाता है, उसी देश में ये लोग आए हुए कुछ ही दिन हुए, चंद दिनों में इन्होंने अपनी हरकत दिखा दी और देश के साथ जो गद्दारी की है। जिस तरह से भाई अनुराग ने कहा कि वीर सावरकर से लेके इनकी जो कड़ी और सुई जो घूम रही है, आज इन्होंने बता दिया है कि जयवीर भारद्वाज ने जो मूर्ति मंदिर में लगाया है, उसके जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति दी है और ये भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा करते हैं। और ऐसे देश के गद्दारों को जिन्होंने भी यह मूर्ति लगाई है, उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें भी फांसी की सजा देना चाहिए। ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुस्लिम समाज के करीब 70 नागरिक शुक्रवार को मदीना शरीफ के लिए रवाना हुए। गौसिया मस्जिद बूढ़ी में नमाज अदा करने के बाद ये लोग रवाना हुए। परिचय बता सकते? जी, मेरा नाम अब्दुल वहीद नूरी है। मैं वार्ड नंबर 0 बूढ़ी बालाघाट में रहता हूँ। सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग माशाल्लाह मदीना जा रहे हैं, उम्रा के लिए मक्का शरीफ जा रहे हैं। क्या है वहाँ पे जो आप लोग उसके स्थान जा रहे हैं? इस्लाम के अरकानों में से एक अरकान है, उम्रा है, जो सुन्नत है, उसे अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुक़द्दर का सितारा है। पिछला साल भी जाना हुआ था, इस साल भी जा रहे हैं और मक्का शरीफ में जाकर के वहाँ तवाफ़ करते हैं, वहाँ के अरकानों की अदायगी करते हैं, वहाँ की ज़ियारतें करते हैं, फिर मदीना शरीफ जाते हैं और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सवाब हासिल। कितने लोग जा रहे हैं सर? हमारे ग्रुप में तकरीबन 70 लोग हैं। तो कब जा रहे हैं? आज ही जा रहे हैं, शहर से हैं कुछ लोग, अपने बूढ़ी से तकरीबन 12-13 लोग हैं।
भारतीय स्टेट बैंक बालाघाट के डिप्टी मैनेजर शैलेश राय का स्थानांतरण वाराणसी शाखा में किया गया है, जिसके स्थान पर अब पारस मेश्राम उनका कार्यभार संभालेंगे। इस स्थानांतरण को लेकर शुक्रवार को SBI बैंक में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक सहकर्मियों ने डिप्टी मैनेजर शैलेश राय के कार्यकाल की काफी प्रशंसा की, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें विदाई दी। विदाई समारोह के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान SBI मुख्य प्रबंधक संजय मोहाड़ीकर ने डिप्टी मैनेजर राय के सहयोग की काफ़ी सराहना की। आज हमारे राय साहब के शैलेश राय साहब का विदाई का कार्यक्रम रखा गया है और उनका जो स्थानांतरण है बालाघाट से वाराणसी में ब्रांच में हुआ है डिप्टी ब्रांच मैनेजर के रूप में, तो उन्हीं के विदाई का समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। सर कैसा क्या कार्यकाल रहा है? राय साहब का कार्यकाल बालाघाट ब्रांच में बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली राय साहब पहले पदस्थ अपने लिंगा के ब्रांच मैनेजर थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों से यानी काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा बिजनेस बढ़ाया। वहाँ से फिर हमारे बालाघाट ब्रांच में 14/9/2014 को बालाघाट ब्रांच में पदस्थापना की। वहाँ से भी इनका जो कार्यकाल रहा सराहनीय रहा, ताकि उन्होंने काफ़ी बिजनेस क्लास को जो है राइस मिलर्स है या ट्रेडर्स हैं या डिपॉजिटर्स, साथ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन सभी लोगों की काफ़ी हेल्प की उन्होंने और इसके कारण से बालाघाट ब्रांच का फिगर काफ़ी ऊंचाई तक लेके गए। वहीं डिप्टी मैनेजर राय ने शहरवासियों और बैंक सहकर्मियों से मिले स्नेह और सहयोग को याद करते हुए सभी का धन्यवाद किया। मेरा बालाघाट में करीब 3 साल 2 महीने का कार्यकाल रहा। आज मेरे लिए इस ब्रांच को छोड़ना बहुत ही भावुक क्षण है मेरे लिए, लेकिन इस ब्रांच में मैं ग्राहकों के साथ, पूरे बालाघाट शहरवासियों के साथ जो मुझे सम्मान मिला और जो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, वो मेरे लिए बहुत ही अनुभव वाला रहा। मैंने इस शहर में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाला लोग हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो स्वरोजगार वाले लोन वाले हों, मुद्रा लोन वाले हों, चूँकि मैं यहाँ पर रेंट डिपार्टमेंट को देख रहा था, इसलिए मुझे गरीब से लेके बड़े सभी बालाघाट शहरवासियों के साथ काम करने का मौका मिला और उनके साथ जो काम करके मैंने इस ब्रांच को, इस शाखा को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, मैं इसके लिए बालाघाट पूरे जो भी हमारे इस शाखा से जुड़े हुए लोग हैं, जितने हमें इतना मान सम्मान दिया और हमें पूरा सहयोग दिया, उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में जो शाखा के जितने भी कर्मचारी रहे, मुख्य प्रबंधक संजय मोहाड़ीकर सर एवं हमारे जितने भी स्टाफ सदस्य थे, उनके द्वारा मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, जिस कारण से मैं इस शाखा में इतनी अच्छी तरीके से जो बिज़नेस है उसको कर पाया और इस शाखा का नाम भोपाल तक, जो हमारे पूरे MP में कई क्षेत्रों में हमने बहुत ही बढ़िया काम किया, इसमें ये सभी का महत्वपूर्ण योगदान। अभी आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी जगह में कौन आ रहे हैं? शहर की चरमराई हुई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काली पुतली चौक पर पिछले 2 दिनों से यातायात कर्मी वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नलों की जानकारियाँ दे रहे हैं। बावजूद इसके भी जिलेवासी ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि लोग लाल सिग्नल को देख के नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को देखकर वाहन रोक रहे हैं और आधे अधूरे ज्ञान के साथ वाहन चला रहे हैं। शहर की चरमराई हुई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भले ही ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए हों, लेकिन जिलेवासी ट्रैफिक नियमों का पालन करते नजर नहीं आते और वे अपनी मनमर्जी से ही वाहन चलाना पसंद करते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार यातायात पुलिस विभाग द्वारा काली पुतली चौक पर ट्रैफिक नियम, कानून और सिग्नलों की जानकारी दी जा रही है। बावजूद इसके भी लोग सिग्नल पर रुकना नहीं चाहते और लगातार नियम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को नियम कानून की जानकारियां नहीं है, बाकायदा लोगों को सिग्नलों की जानकारियां है, लेकिन फिर भी कोई सिग्नलों का पालन करना नहीं चाहता और पहले की तरह ही मन मर्जी से वाहन चलाने में विश्वास रखते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हकीकत में नियम कानून की जानकारी नहीं है और वे सिग्नलों पर लाल लाइट नहीं बल्कि पुलिस वालों को देखकर रुक जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि चौक पर वाहन चेकिंग चल रही है, जिसे देख वे सिग्नल या पुलिसकर्मी के पास न आकर उल्टे पांव ही लौट जाते हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये तो मालूम है कि सिग्नल पर लाल बत्ती दिखने पर उन्हें रुकना है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि लाल बत्ती दिखने पर भी वे बाईं ओर वाहन लेके जा सकते हैं, जिसके चलते जिन्हें बाईं ओर जाना होता है वे भी सिग्नलों पर खड़े होकर भीड़ लगाते नजर आते हैं। क्यों खड़े हैं यहाँ पे?
अच्छा, किधर जाना है आपको? इधर जाना है। तो आप रुके हुए हैं, कब जाएंगे आप? हरा होगा तब। लेकिन नियम तो ये है कि अगर सीधा सिग्नल अगर आपको जाना है तो ही आप रुके, अगर लाल लाइट जल रहा है तो। अगर इधर जाना है तो आप हरी बत्ती से निकल सकते हो। तो आप क्यों नहीं निकल रहे हैं? निकलना चाहिए। अच्छा, आप निकलोगे क्या? तो फिर भी तो नॉलेज नहीं है क्या? नहीं, नॉलेज तो है। तो फिर इन लोग रोक रहे हैं पुलिस वाले क्या? हम तो मैडम चलेंगे। अच्छा, मैडम कहेगी जाओ तो जाएंगे आप? नहीं, फिर जाइए, क्यों रोके हो? सिग्नलों के पास जेब्रा क्रॉसिंग, पीली और सफेद पट्टी आदि नहीं लगाई है, जिसके चलते नागरिक असमंजस में हैं कि उन्हें कब और कहां रुकना है। हालांकि नगरपालिका द्वारा शुक्रवार को सिग्नल वाले चौक पर चूना से लाइन व अन्य संकेत बनाए गए हैं, लेकिन इसका भी असर लोगों पर नहीं पड़ रहा है और वो अपने मन के मुताबिक ही वाहन चलाना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी स्नेहा चंदेल ने बताया कि बालाघाट में पहली बार सिग्नल लगे हैं, जिसमें नियमों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी देने के लिए अभी भी वक्त लगेगा। इस प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे यहाँ के आम जनता को सिखाने के लिए? फिलहाल तो मैं उनसे निवेदन ही करूँगी, क्योंकि बालाघाट में सिग्नल पहली बार लगे हैं तो पब्लिक को समझने में समय लगेगा। मैं भी उनको समझाया जा रहा है कि रेड सिग्नल हो तो रुकना है, ग्रीन हो तो आपको निकलना है, और येलो मतलब तैयार की स्थिति में रहना है। अभी क्या स्थिति लग रही है लोगों को? अभी तो समय लगेगा समझने में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं जो व्यक्ति हमें कल मिला था वही आज मिले, जिसको हमें समझाना ना पड़े। पर डे व्यक्ति बदलेंगे तो हमें यहाँ पर समझाने की जरूरत पड़ेगी। बिरसा क्षेत्र के ग्राम बंदन खैरो में एक वृद्ध की हत्या उसी के दामाद और भांजे द्वारा लाठी मार कर दी गई। आपसी रंजिश को लेकर यह हत्या की गई। पुलिस ने मृतक अमल सिंह धुर्वे की लाश बरामद कर ली है। वहीं दो आरोपियों तीरथ और राय सिंह की तलाश की जा रही है। भवन निर्माण ठेकेदार संघ द्वारा सभी ठेकेदारों को एकजुट कर कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरस्वती नगर स्थित कार्यालय में शुक्रवार को करीब आधा सैकड़ा ठेकेदारों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रमेश पंच, अध्यक्ष भवन निर्माण संघ बालाघाट। आज बैठक ली जा रही है। हाँ, ये हमारे बैठक का तीसरा दिन है। सभी शहर में काम कर रहे हमारे ठेकेदार साथियों को यहाँ एकत्रित करके, एकजुट करके उन्हें एक कार्यशाला के माध्यम से ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हमें शहर में निर्माण कार्य कैसे करना है, ताकि मकान मालिक और ठेकेदारों के बीच में जो विवाद की स्थिति बनती है वो न बने। विवाद का कारण ये होता था कि जो काम कर रहे हैं हम लोग, वो उस काम का न हमारे पास में कोई ड्राइंग डिज़ाइन के बगैर हमसे रेट तय करवा लिया जाता था, और उस रेट में मकान मालिकों के द्वारा बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। ये ठेकेदारों का शिकायत थी संघ को। कई बार मकान मालिक के द्वारा भी ये शिकायत मिलती थी कि आपका जो ठेकेदार के साथ में जो तय रेट हुआ है, उसके अलावा वो काफ़ी कुछ अलग से एक्स्ट्रा मेज़रमेंट कर लेता है और हमारे द्वारा कुछ ज़्यादा भुगतान किया जाता है। और जब उसको ज़्यादा भुगतान हो गया ये शिकायत करते हैं तो फिर वो काम छोड़ के चले जाता है। इस प्रकार से अनेक समस्याएं इस संघ को मिल रही थी। उसी समस्या और शिकायत के निराकरण के लिए संघ ने एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें हम लोग उन्हें काम किस तरह से करना है इसकी जानकारी देकर उन्हें पूर्ण रूप से एक प्रशिक्षित। रिक्शा चालक संघ द्वारा शुक्रवार को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में रिक्शा चालकों द्वारा अपनी समस्याओं का जिक्र किया गया है। रिक्शा चालकों ने ऑटो चालकों द्वारा किसी भी स्थान से सवारी बैठाए जाने पर आपत्ति दर्शाई है। क्या नाम आपका? दुर्गा प्रसाद पांडे। आज आप लोग ने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को, किस मांग को लेकर? हम इस मांग को लेकर सौंपे हैं कि ऑटो वाले जो हैं मनमानी करे जा रहे हैं और जहाँ बने सवारी उठाते जा रहे हैं, और हम उनको मना करने पे ये क्या है हमारे आदमी परेशान कर रहे हैं। या तो फिर इनको मीटर दिया जाए ताकि अपने उस नियम से चले जाए, 2-2 3-3 सवारी मिले, सबको सवारी मिलेगी और किसी को परेशानी। और हमारे 4 स्टैंड के मुख्यमंत्री जी ने बोले बालाघाट शहर में 4 स्टैंड, तो सिर्फ हमको कार्ड पर दिखाती है रिक्शे वाले करके, उस कार्ड का तो मतलब नहीं हो रहा ना हम लोग का। तो क्या परेशानी जा रही है अभी तो? हमको परेशानी ये जा रही है कि ऑटो वाले जो भर के सवार लेके जा रहे हैं नशे में, कई एक्सीडेंट हो रही है, आप देख रहे हैं। अगर हम उनको मना करते हैं ये सबको 2-2 सवारी उठा के ले जाते, सबको धंधे मिलेंगे। होना क्या चाहिए उनके लिए? अलग उनके लिए मीटर लगना चाहिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नेतृत्व में नगर के मुलना स्टेडियम में
शुक्रवार को विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कराटे सहित कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आधा सैकड़ा से अधिक खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के संबंध में खेल प्रशिक्षक साजेंद्र कृष्णन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और एक राउंड, लास्ट राउंड। मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 खेलों का आयोजन किया गया है। कराटे, कुश्ती, एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी में बालक बालिका का यहाँ पे एक दिवसीय आयोजन है। इसमें समूह खेल में चयनित खिलाड़ी जिला स्तर पर भाग लेंगे और इंडिविजुअल खेल यानी कुश्ती, एथलेटिक्स और कराटे में जो खिलाड़ी प्रथम आएंगे वो खिलाड़ी जिला स्तर पर भाग लेंगे और उसके पश्चात संभाग स्तर पर भाग लेंगे और इसके पश्चात राज्य स्तर में प्रतिनिधित्व करेंगे जिले का। और जो खिलाड़ी वहाँ पे विजेता होंगे उनका पुरस्कार राशि भी राज्य शासन से दी जाएगी। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे देश में व्यापक पैमाने पर बजरंग दल भर्ती अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी और 5 दिसंबर तक यह अभियान चलेगा। पूरे जिले में बजरंग दल भर्ती अभियान में 16,000 नए सदस्य बनाए जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रखंडों ने अपना लक्ष्य तय किया है उससे यह आंकड़ा 21,000 है। यह बातें बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक ललित पारधी ने शुक्रवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख वैभव कश्यप, जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया सहित संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान क्षेत्रीय संयोजक श्री पारधी ने कहा कि बजरंग दल का उद्देश्य विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करना, मठ मंदिरों की सुव्यवस्था सहित अन्य अहम मुद्दे हैं। 5 दिसंबर को राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को लेकर शौर्य दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से सभी संप्रदाय के, हमारे जैन संत, हमारे सिख संत, हमारे बौद्ध संत, बंदे संत और हिंदू धर्म अपने जो हमारे वैदिक परंपराओं को मानने वाले जो हमारे संत हैं, उन सबके आशीर्वाद से 8 अक्टूबर 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल की युवा इकाई है। धर्म की जागरण के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, देश के मान बिंदु की सुरक्षा करने के लिए और हमारे धर्म की सुरक्षा करने के लिए हम देश की युवा पीढ़ी को हम इस बजरंग दल से जोड़ते हैं। बजरंग दल का एक बड़ा अभियान 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक पूरे देश में चलने वाला है। बजरंग दल ने तय किया है कि 51 लाख सदस्य पूरे देश के अंदर बनाएंगे। इस नाते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारा मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी हमने तय किया है कि हम 5 लाख सदस्य बनाएंगे। महाकौशल प्रांत में हम जिस जिले में बालाघाट जिले बैठे, ये महाकौशल प्रांत का जिला है, इस जिले में भी तय किया गया है कि हम 3 लाख सदस्य बनाएंगे। 19 नवंबर को पूरे देश भर युवाओं को, कॉलेज के युवाओं को, छात्रावास में रहने वाले युवाओं को, क्लब में काम करने वाले युवाओं को, खेल के मैदान में रहने वाले युवाओं को, समाज के अंदर रहने वाले सभी हमारे संप्रदाय के, जो भारत माता को अपनी माँ मानता है, जो भारत को अपनी जन्मभूमि मानता है और जो अपने इस देश को अपना सब कुछ मानता है और उसके अंदर में भाव है कि यह मेरा देश है, इसकी सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, ऐसा कर्तव्य भाव से बजरंग दल इस देश में युवाओं को जोड़ने जा रहा है। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक भर्ती अभियान चलेगा। जैसे सेना के अंदर में देश की सुरक्षा। कोतवाली पुलिस ने बालाघाट नगर में कई घरों में चोरी करने वाले महाराष्ट्र राज्य के एक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। यह चोर भंडारा जिले के ग्राम मोहाड़ी निवासी प्रवीण डेकाटे है। वहीं पुलिस ने इस चोर से चोरी का सामान खरीदने वाले एक व्यक्ति नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से सोने चांदी की जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल सहित 2.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि यह चोर ट्रेन से बालाघाट आता था और अकेले ही चोरी की वारदात को अंजाम देता था। यह चोर अपना शौक पूरा करने चोरी की वारदात को अंजाम देता था। एक चोरी का खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? विगत कई दिनों से यहाँ बालाघाट में चोरी की वारदातें हो रही थी। उसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम के द्वारा हमारे द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम प्रवीण डेकाटे पिता अशोक डेकाटे, जो कि मोहाड़ी जिला भंडारा का रहने वाला है। वो अकेला जो है वारदात करता था
और किसी मकान में बेधड़क घुसता था, उसका ये तरीका था। और करीब 4 जगह इसने चोरियाँ की हैं, उसका माल भी यहाँ बरामद हुआ है और वह माल जिसको बेचता था उसको हमने 411 में गिरफ्तार किया है। उसका नाम नौशाद पिता अयूब पठान है, जो गुवाहाटी तुमसर का रहने वाला है, जिससे यह माल बरामद हुआ है। माल में 2 लैपटॉप, 1 टैब, 2 मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात जो से बरामद हुए। करीब 2.5 लाख का मसूल का बरामद। जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चिखला की प्राथमिक शाला में शुक्रवार को पूरा दिन ताला लटकता हुआ दिखाई दिया और स्कूल के शिक्षक नदारत नजर आए, जिसका संज्ञान लेते हुए ग्राम के सरपंच देवेंद्र मोहारे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से स्कूल के शिक्षकों की शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान किरनापुर बीआरसी एसएस उइके ने बताया कि शनिवार को इस मामले में जांच कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी सर, ये यहाँ के स्कूल की क्या व्यवस्था, क्या स्थिति है? आज अचानक मैं आकस्मिक निरीक्षण की यहाँ पर जब किया तो पाया कि दोनों जो शिक्षक है यहाँ पे आज अनुपस्थित हैं जी, और बच्चे खेल कूद रहे हैं बाहर जी। मुझे शिकायत मिली कुछ ऐसे गाँव से कि भाई यहाँ कोई स्कूल में बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं आए हैं करके। जी हाँ, मैं देखने आया तो देखा कि ताला लगा हुआ है स्कूल में, देखी, और एक शिक्षिका और शिक्षक है। पता चला इनके माध्यम से कि शिक्षिका तो कहीं शायद कुछ प्रशिक्षण में गई है और शिक्षक जो है अनुपस्थित है, और ये हमेशा अनुपस्थित रहता है। इसके पहले ही मैं निरीक्षण किया था आकस्मिक यहाँ पे जी हाँ, तो पाया था कि उस दिन भी वो लोग उपस्थित नहीं था वो शिक्षक। ये बच्चे भी इनसे थोड़ा पूछ लें आप। यहीं पर खेलते हुए थे सर, आए तो मुझे बुलाया इन्होंने, मैं भी आया यहाँ तो सही में बच्चे खेल रहे थे और फिर मुझे कहा इन्होंने कि आप बच्चों को ले जाओ और अपने मिडिल स्कूल में बैठा लो, है ना। रसोईया के द्वारा खाना बना लिया गया है, वो खाना खाएंगे अभी बच्चे 1:30 बजे के बाद जी, और दूध भी पिलाया गया है जिनको बच्चों को, पर सर नहीं होने के कारण स्कूल बंद है। मतलब बच्चों की पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है जी। अब मिडिल स्कूल में बैठे हैं बच्चे हमारे पास अभी। इस संबंध में मैंने तत्काल अभी बीओ मैडम को और बीआरसी मैडम को अवगत कराया हूँ कि ऐसी व्यवस्था यदि बनी रही तो इस पर तत्काल कार्रवाई करें आप करके। वारासुनी पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोहम्मद समीर ने बताया कि रमरमाव निवासी आशीष बिसेन और राकेश चौधरी ने आरसीसी पोल्स की फेसिंग में लगाए गए तारों की चोरी कर उसे बेच दिया था। फॉरेस्ट से आकर यहाँ रिपोर्ट किए हैं कि तो उसको अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 502/17 पंजीकृत। यार कौन साला वो करे जब ज्यादा मातम चली गई। दिनांक 16/11/17 को सहायक परियोजना अधिकारी फॉरेस्ट विभाग से थाने उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि पडार टोला टिकाड़ी से इनके द्वारा वृक्षारोपण में फेंसिंग कराई गई थी, जिसमें फेंसिंग में से 321 मीटर किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ले गया था। सूचना पर अपराध क्रमांक 502/17 धारा 379 कायम किया गया और विवेचना में लिया गया। उक्त अपराध के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान एडीजीपी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी महोदय और एडिशनल महोदय, एसडीओपी महोदय सबसे बराबर मार्गदर्शन प्राप्त कर और एक टीम गठित की गई। इस टीम में प्रधान आरक्षक उमेश दिएवार, आरक्षक लिखेन बिसेन, आरक्षक मनीष पटेल, आरक्षक राकेश कुल्हाड़े, इन लोगों की सराहनीय भूमिका रही, जिसमें ये पतासाजी कर मुखबिर से पतासाजी की गई। जो चोर आशीष बिसेन व राकेश बिसेन के द्वारा चोरी करना बताया गया। सर, इन्होंने पूर्व में भी किसी चोरी की घटनाओं का अंजाम नहीं, इस संबंध में अभी इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और अन्य थानों से तस्दीक की जा रही है, अगर रिकॉर्ड हो गए तो। कोतवाली पुलिस ने नवजात बच्चे की हत्या करने के आरोप में उसकी मां श्रीमती रीना भगत को गिरफ्तार कर लिया है। हिरबाटोला निवासी इस महिला ने अपने अवैध संबंध को छुपाने अपने ही नवजात बच्चे की हत्या कर दी थी। दिनांक 14/11/17 को एक नवजात शिशु की सिविल अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जिसका मर्ग कायम करके जांच की जा रही थी, जिसको जो है
स्मूथरिंग इसमें आया था डॉक्टरों के द्वारा और उसको दबाकर गला दबाकर उसकी हत्या की थी, जिसमें यह पहलू सामने आया कि जो उसकी माँ थी रीना भगत, जो चांगुटोला की रहने वाली थी, और उसका पति जो है चंचल भगत, इन दोनों की शादी जो है 6 महीने पहले हुई थी, मई 2017 में। और अभी जो है जनवरी में उसका नवंबर में उसके यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया 6 महीने का। पति को यह शक था कि 6 महीने के अंतराल में 9 महीने का बच्चा स्वस्थ कैसे पैदा हो सकता है। इसी बात को लेकर पति जो है DNA टेस्ट कराने की बात कहने लगा। इसी दौरान जो है बच्चे की मृत्यु हो गई, जो कि संस्कार थी। इसी जांच के दौरान यह मुख्य बिंदु सामने आए कि बच्चे के पास उसकी मां अकेली थी और कोई परिजन नहीं था, और उसने जो है गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जो कि उसने अपने बयानों में स्वीकार किया है। इसको गिरफ्तार करके अभी न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, ये किसका बच्चा क्या है, कुछ जानकारी मिली क्या? अभी इसमें इसी चीज़ को लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी इसमें कोई उसने स्पष्ट खुलासा क्या कारण सामने आया कि क्यों मारे उसने? पति का शक था कि बच्चा जो है मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं और बच्चा 9 महीने का स्वस्थ पैदा हुआ है। इसी कारण वो DNA टेस्ट कराना चाहता था। माँ को यह शंका हुई कि मेरे पुराने अवैध संबंधों का खुलासा हो सकता है, इसी चक्कर में उसने जो है उसकी हत्या कर दी। अवैध संबंधों को छुपाने के लिए उसने यह कदम उठाया। वाराणसी के गांधी चौक में ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मौन धारण कर प्रदर्शन किया गया। एक कांग्रेसी हिंदू महासभा द्वारा ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाने पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मौन धारण कार्यक्रम के बाद नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश पटले ने ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की है। जब साबित हुए, जब उन्हें फांसी की सजा हुई, और किसी देशद्रोही का सम्मान जो करता है वो भी देशद्रोही की श्रेणी में आना चाहिए, और ऐसे सारे लोगों पर जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उन पर देशद्रोह का मुकदमा जूते मारो सालों को, गोडसे का मंदिर बनाने वालों को जूते मारो सालों को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैं भोजेश पटले, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वाराणसी। किस मांगों को लेकर आज यहाँ पे आपने? आज यहाँ गांधी चौक पर, इस गांधी चौक पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी खुद स्वयं चल करके आए थे, और आज जो हम लोगों ने यहाँ पर मौन धरना प्रदर्शन रखा था, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे, इसका मंदिर भारतीय महासभा के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है, उसने वहाँ पर मंदिर बनाया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व महात्मा गांधी को राष्ट्र ये भारतीय जनता पार्टी जो कई साल से कहा करती है मंदिर राम का बनाएंगे, सौगंध राम खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये राम के समर्थक, राम के नाम पर वोट लेने वाले आज तक राम को मंदिर नहीं बना पाए, नाथूराम को मंदिर बना रहे। और जिस व्यक्ति ने गांधी की हत्या की थी, जिसे उस समय की कोर्ट ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था, फांसी हुई थी, और ऐसे राजद्रोही का मंदिर बनाने वाली संस्था को खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ तुरंत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, और वहाँ से मूर्ति हटाई जाए। ये गांधी का अपमान है, ये हमारे देश का अपमान है, हमारे देश के सम्मेलनी का अपमान है। और इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार का, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी संस्था का हमें जानकारी है, तो सरकार निंदा करते हैं। जिन्होंने कृत्य किया है, जिन्होंने नाथूराम गोडसे के मूर्ति स्थापना की, उनकी निंदा करते हैं। और आज हमारी पार्टी ने महात्मा गांधी, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, हमारे प्रदेश स्तर पर जहाँ जहाँ गांधी से जुड़ी मूर्तियाँ थी उनके पास मौन धारण रखा गया। भरवेली में खेले जा रहे क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। इसमें रॉयल किंग 11 का मुकाबला पटेल टाइगर से होगा। इधर शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में दोनों ही टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए। बॉल थी वहां कवर में खेल गया, सुपर कवर में, जब तक आरिफ फील्ड करते 1 रन लेने का मौका था, स्कोर जा पहुंचा 36 रन और ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन। इस मैच में इंटरेस्ट लाने के लिए बैटिंग की। अब ये तो बल्लेबाज को कड़े पर रहा करना होगा, अपनी टीम को एक ऐसी स्थिति में ले जाकर खड़ा करना होगा जहां से उनके बॉल विकेट होगा और विकेटों का पतन जारी। पतझड़ में रहते हुए एमएससी स्टार के प्लेयर अब जाएंगे सोहेल खान। वे कल खेलेगी इस टूर्नामेंट की टॉप रैंक टीम पटेल टाइगर के साथ, जो पिछले वर्ष की विजेता टीम है और इस बार भी ये बोल्ड कर दिया है। शानदार
गेंदबाजी के साथ साथ मैं करूंगा बहुत ही खराब बैटिंग। इतनी फ्लाइटेड गेंद थी, उसे चाहते आगे निकलते फुलटॉस बन जाती बॉल, उसके बाद कड़ा प्रहार करते। बैयर चौकी निवासी सब इंस्पेक्टर दिलीप पंचेसर के पुत्र अनुराग पंचेसर का जबलपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। 31 वर्षीय अनुराग पंचेसर जबलपुर के उखरी थाना में बतौर थाना प्रभारी पदस्थ थे। उन्होंने अपने अल्पकाल में ही काफ़ी सफलताएं हासिल की थी। जबलपुर पुलिस की बहुचर्चित पहल कोटसे रोड में उनका कार्य सराहनीय रहा। अनुराग पंचेसर के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार शनिवार को स्थानीय मोक्षधाम में किया जाएगा। स्वर्गीय अनुराग पंचेसर के निधन पर नगर में शोक की लहर व्याप्त है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पादरीगंज की सरपंच और उसके पति ने हितग्राहियों की राशि अपने खाते में की ट्रांसफर। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि खाते से निकल जाने के सदमे में एक व्यक्ति की मौत। मामले को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत सीईओ ने कहा, एफआईआर दर्ज कर सरपंच पर होगा धारा 40 की कार्रवाई। एपीएफ विलंब शुल्क मामले में तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ पर दर्ज होगी एफआईआर। परिषद को नगरपालिका अध्यक्ष ने कराया कार्रवाई के प्रति आश्वस्त। परिषद सम्मेलन में अहम प्रस्तावों पर हुआ विचार विमर्श, लिए गए अहम निर्णय। कांग्रेसियों ने जलाया नाथुराम गोडसे का पुतला। बिरसा क्षेत्र में एक वृद्ध की उसके दामाद और भांजे ने की हत्या, दोनों आरोपी फरार। 19 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा बजरंग दल सदस्यता अभियान। बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक ललित पारधी ने कहा कि राम मंदिर का मसला बातचीत से नहीं, संसद में कानून बनाने से होगा हल। और मुन्ना स्टेडियम में विकासखंड स्तरीय मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाई खेल प्रतिभा। इसी के साथ पद्मेश्वर न्यूज़ का यह अंक ये समाप्त होता है। नमस्कार।